हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 10वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साउंड या ध्वनि। ठीक है, तो साउंड की जब हम बात करते हैं या ध्वनि की बात करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि कोई भी वस्तु ध्वनि उत्पन्न कैसे करती है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़रूरी है उस पदार्थ की या उस वस्तु की कंपन। तो जब भी कोई वस्तु कंपन या वाइब्रेशन करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। पहली लाइन में हमने यही लिखा है, साउंड कंपन यानी वाइब्रेशन, कंपन करती हुई वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए कंपन का मतलब क्या होता है। कंपन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति से इधर उधर गति करती है तो इसे हम कंपन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, या तो ये ऊपर नीचे गति करे या फिर आगे पीछे गति करे, इस गति को ही हम कंपन कहते हैं। कंपन को महसूस करने के लिए हम घरों में जो थाली होती है उस थाली को ऐसे किसी भी चम्मच से बजाकर और उसको हल्के से ऐसे महसूस करना, तो तुम्हें उस थाली की जो परत है वो ऐसे कंपन करती हुई महसूस होगी या फिर हमें फील होगी। ऐसे ही हम कोई घंटी है, उस घंटी को हम बजाते हैं तो वो भी कंपन करती है। कंपन और हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कोई रबर है, उस रबर को हमने किसी दो सिरे पर ऐसे बांध दिया और इस रबर को यदि हम नीचे की तरफ खींचकर और ऐसे छोड़ते हैं तो वह रबर भी ऐसे काफ़ी देर तक गति करता है। इसका मतलब वो कंपन कर रहा है। या कोई धागा है, उस धागे को मान लीजिए दो बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं किसी धागे को और उसको बीच में से ऐसे करते हैं तो वो धागा भी कई देर तक ऐसे कंपन करता है। इन्हीं कंपनों के कारण, इन्हीं वाइब्रेशन के कारण ध्वनि या साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे शरीर से, तो हमारे यहाँ पर गले में एक स्वर यंत्र या वाक यंत्र, जिसे हम कंठ बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लेरिंग्स कहते हैं, तो लेरिंग्स या वाक यंत्र के अंदर दो पतली पतली हड्डीनुमा संरचना होती है। जब इनके बीच में से वायु गुजरती है तो उनमें कंपन होती है और इन्हीं कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि को आगे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम ठोस हो सकता है, वो मीडियम गैस हो सकती है, या वो मीडियम द्रव हो सकता है। अब देखिए, यदि किसी जगह पर माध्यम नहीं है तो ध्वनि गति नहीं करेगी। ठीक है, कुछ जगह जहाँ पर मान लीजिए किसी गैस को किसी गिलास से हम बलपूर्वक हवा निकाल दे, उसमें भरी हुई हवा को बाहर कर दे तो वो निर्वात बन जाता है। और निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। निर्वात का मतलब इतना याद रखना कि जहाँ पर हवा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ध्वनि गति नहीं करेगी। तो ध्वनि को गति करने के लिए ठोस, द्रव या गैस चाहिए। अब ठोस में सबसे तेज ध्वनि गति करती है। मैं ध्वनि तेज, वॉल्यूम तेज की बात नहीं कर रहा हूँ, गति की बात कर रहा हूँ कि ध्वनि ठोस के अंदर सबसे तेज गति करती है, द्रव के अंदर थोड़ा कम करती है और गैस के अंदर थोड़ा कम गति करती है। मान लीजिए जितनी वॉल्यूम की आवाज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो हवा में यह कितनी दूर जा रही है, किसी द्रव में ये उससे ज़्यादा दूर जाएगी और किसी ठोस में यह सबसे दूर जाएगी। जब कई किलोमीटर दूर ट्रेन रहती है, जब वो ट्रेन पटरी पर चलती है, यदि हम कई किलोमीटर दूर ट्रेन है और पटरी पर कान लगाते हैं तो उस पटरी में भी हमें कुछ ट्रेन की ध्वनि सुनाई दे सकती है। तो ठोस में सबसे तेज ध्वनि चलती है। अब इस ध्वनि को हमारे कान कैसे सुनते हैं?
हमारे कान इस ध्वनि को कैसे फील करते हैं? तो हमारे कान के अंदर जो ये नलिका है, इस नलिका के थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में एक कर्णपट्टह होता है जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं या ईयर ड्रम बोलते हैं। इस कान के पर्दे को, कर्णपट्टह को, ये बाहर से जो भी कंपन आ रहे हैं, जो वाइब्रेशन बाहर से आ रही है, उनको फील करता है। ठीक है, उनको महसूस करके और उन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, ब्रेन तक पहुंचा देता है, और हमारा ब्रेन उस आवाज को सुन पाता है। ठीक है, तो बेटा इतना हमने ध्वनि के बारे में देखा। इसके बाद में आगे क्या है वो इसके बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए।